हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करने वाले बच्चों तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव कितना होता है। इसके लिए जो गणितीय व्याख्या है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। और बच्चों ये जो आपको नोट्स दिख रहा है इसको हम प्रॉपर रूप से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जिन बच्चों को यदि नोट्स की ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो बात यहाँ पर करेंगे कि जैसे हमारे पास ये आपका एक तरल है बच्चों, इस तरल पर गुरुत्व का कितना प्रभाव होता है इसके बारे में बात करेंगे। यानी गुरुत्व ना हो तो इस तरल पर प्रत्येक बिंदु पर दाब कितना होगा, और यदि गुरुत्व हो तब इस तरल पर दाब कितना होगा। मुख्य रूप से इस थ्योरम से यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे हमारे पास कोई द्रव रखा हुआ है, उस द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब का मान कितना होता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दाब का मान कितना होता है, इन चीजों का निष्कर्ष निकलता है इस थ्योरम से। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले तो मान के चलते हैं एक पात्र है जिसमें D घनत्व का द्रव रखा हुआ बच्चों। ठीक है, ये आपका एक पात्र है, पात्र में D घनत्व का द्रव रखा हुआ है और इस पे हम H ऊंचाई की एक बेलन की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि यहाँ पर दाब का मान कितना है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमने एक बेलन की कल्पना कर ली, तो बेलन में आप देखो ऊपर वाला ये आपका छोटा सा पृष्ठ जो दिखाई देगा ये वृत्ताकार पृष्ठ है ना, एक फलक है, और नीचे का भी एक फलक होता बच्चों। इन फलक पर भी दाब होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया P1 है और यहाँ पर P2 है। भाई दो फलक हैं तो दो फलक पर दाब अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर F1 बल लगेगा, भाई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है। तो यहाँ पर यदि F1 बल लग रहा तो दाब P1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर दाब कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा। और नीचे जो दाब लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा, क्योंकि बल यहाँ पर लगने वाला वो F2 होगा। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर दाब लगेगा। तो इस पर हम गणना करेंगे। जब हम एक बेलनाकार भाग की बात करते हैं तो भाई इस बेलनाकार भाग की हमने कल्पना की है, बाकी यहाँ तो भरा हुआ है, पानी है। तो इस बेलनाकार पानी का भार कितना होगा, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताओ बच्चों, भार बराबर कितना होता है। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बाकी सारा चीज नोट्स में रहेगा, वो सब कुछ आप लोग देख लेना। भार बराबर होता है बच्चों mg। mg का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? m का मतलब होता है द्रव्यमान, और g मतलब क्या होगा बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, यहां पर द्रव्यमान तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर जब बेलनाकार भाग हो गया, बेलनाकार भाग हो गया तो इसका भाई पानी है, पानी का आयतन तो होता है। तो द्रव्यमान का एक फार्मूला सेट होता है बच्चों, आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, ठीक है सर, ये भी ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण को तो अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप जी से रिप्रेजेंट कर दो। आयतन कितना होगा? अरे भाई आयतन का एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बच्चों? क्षेत्रफल गुणे ये आपका हो जाएगा, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो यहां पर मैं ऊंचाई बात कर लेता हूं, ठीक है। और गुणे घनत्व का क्या हो जाएगा? घनत्व का आपने D घनत्व लिया है और G है ही है। अब क्षेत्रफल का हम ले सकते हैं कैपिटल A, मान के चलते हैं क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। और ऊंचाई कितने ऊंचाई तक? आपका बच्चों H है तो H ऊंचाई हो गया, और घनत्व कितना है? D, ये G हो गया। तो ये आपका भार हो गया। ये कहाँ का भार हो गया? इस पानी का जो यहाँ पे बेलनाकार पात्र है इस पर कितना भार लग रहा है, यानी एक प्रकार से काल्पनिक बेलन का भार हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हम मान लीजिए किसी वस्तु को पानी पर फेंकते हैं तो वो वस्तु जो है उसका भी एक भार होगा ना, और उस वस्तु का भार कितना होगा? जितना यहाँ से पानी हटेगा उतना ही भार होता है बच्चों। इसीलिए तो हम भारी पत्थर को भी हम पानी के अंदर ले जाते हैं तो हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका भार उतना ही होगा जितना वहां से पानी हटेगा। ये आर्किमिडीज ने बताया था। जैसे बच्चों यहां पर मान लीजिए हमने बेलन की कल्पना कर ली, एक बेलन ही हमने डाल दिया, तो बेलन का जो भार होगा वो यहां से हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो द्रव का भार आ गया AHDG, जहां पे बच्चों A क्या हो गया? जितना एरिया है उसका क्षेत्रफल हो गया। H क्या हो गया? कितने ऊंचाई तक है। D है कितने घनत्व वाले का है, और G आपका त्वरण है। क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण अभी लग रहा है
तो आप परेशान मत होना कि भाई गुरुत्व का क्या प्रभाव होगा, लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन अभी यहां तक तो क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर है। अब हमने यहां पर हमने बेलन की कल्पना की है बच्चों, तो इस पे दो फलक हैं और दोनों फलक पर बल अलग अलग होगा। तो यदि बेलन के फलक पर हम बल निकालते हैं बच्चों, देखो शॉर्टकट करते चलेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहले फलक पर फलकों पर शॉर्टकट में करता हूं, फलकों पर यदि मैं आपसे कह दूं कि P1 कितना होगा, तो P1 बराबर होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इससे आपका बच्चों F1 का मान आ जाएगा। F1 बराबर कितना हो जाएगा, P1A। इसी प्रकार F2 बराबर हो जाएगा बच्चों ये P2A। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपको केवल ये पता चल गया कि द्रव का भार कितना है। द्रव के ऊपरी द्रव का यानी बेलनाकार द्रव, जो हमारा काल्पनिक बेलनाकार भाग है ना, तो इसके हटाए गए द्रव का भार यानी बेलन का भार कितना है। बेलन के ऊपर फलक पर कितना बल लग रहा है, F1 बराबर P1A, और बेलन के निचले वाले भाग पर कितना बल लग रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये सब चीज हम कैसे लिखेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे, हम तो नोट्स नहीं खरीद सकते, हमारे पास 100 रुपए नहीं है। तो भाई आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा विधिवत लिखा रहता है कि भाई माना हम एक बेलन के ऊपर फलक पर बिंदु P तथा निचले फलक पर ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदु O, यानी दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु P और यहाँ पर और एक O, और इस पर हम एक बेलन की कल्पना कर लिए जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तब बेलन का भार कितना होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व, और आयतन का सूत्र होता है बच्चों क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया आपका, A क्षेत्रफल, H ऊंचाई तो आयतन का हो गया, घनत्व का D और गुरुत्वीय त्वरण का G हो गया। अब मैंने कहा कि दो फलक हैं, ऊपर नीचे पर दाब P1 और P2 है, तो F1 बल लगेगा P1A और नीचे फलक पर F2 बल लगेगा P2A। अब आप लोगों को लगेगा ना कि भाई हम सब चीज कर लिए सर, आखिर निष्कर्ष आप क्या निकालना चाहते हो। देखो, यदि संतुलन की अवस्था में द्रव संतुलित है, संतुलन की अवस्था में, अब देखो भाई संतुलन के अवस्था में जितना बल ऊपर की ओर लगेगा उतना ही बल नीचे की ओर लगेगा। ऊपर से एक बल तो F1 लग रहा है और दूसरा भार, वो भार कौन सा, AHDG, और नीचे से जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है बराबर 0, क्योंकि संतुलन की स्थिति में। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों, क्योंकि विपरीत लग रहा है ना, यदि सदिश योग करेंगे तो विपरीत है। यानी यहां से F1 का मान रखोगे तो P1A और AHDG इसका हो जाएगा P2A बराबर 0। ठीक है बच्चों, यदि इसको पक्षांतर करें तो AHDG ये आपका हो जाएगा P2A माइनस, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस क्यों होना है, P1A। अब इससे हम कॉमन ले लें बच्चों, AHDG बराबर P2 माइनस P1 इंटू का A हो जाएगा। ठीक है, A से A काट दो तो आपका P2 माइनस P1 कितना आ गया, A तो हट गया सर, तो आप ऐसा करो HDG कर दो, ये दाबांतर आ गया। ठीक है, यानी ये जो दाब है वो H पर निर्भर करेगा, D पर निर्भर करेगा, G पर निर्भर करेगा, गुरुत्व पर निर्भर करेगा, लेकिन कब निर्भर नहीं करेगा हम बताएंगे। वही चीज यहां पर हमने कहा कि द्रव संतुलन की अवस्था में है तो बल जो है बच्चों ऊपर से नीचे की ओर F1 एक बल लग रहा और एक AHDG भार जो है, भाई हम किसी वस्तु को दबाना चाहते हैं, पानी भी तो, यदि पानी के अंदर कोई वस्तु, पानी का भी दाब लगता है तो दोनों सतह पे लगेगा ना, ऊपर नीचे भी, और एक वस्तु का भी तो जो भार होगा जो अंदर की ओर लगेगा। तो एक आपका F1 जो उसके फलक पर लग रहा है और एक AHDG जो बेलनाकार भार जो है बच्चों, है ना, यानी जो बेलनाकार हमने कल्पना कर ली उसकी भार है, और F2 नीचे की ओर से जो बल दाब लग रहा है, यानी जो आपका पानी है वो नीचे की ओर से भी तो धक्का देता है। जैसे आप पानी में कूदोगे तो आप नीचे जाओगे, लेकिन पानी नीचे से यदि दबाव अच्छा तेज धक्का मार दे तो आप ऊपर भी आ जाओगे। इसलिए तो तैराक लोग नहीं तो नीचे ही रह जाएं। ऊंचे से आप लोग रील्स वायरल करते हुए देखे होंगे कि बड़े 100 फीट ऊपर से लोग कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं, और 100 फीट नीचे जाकर के पानी में अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर आ जाते हैं क्योंकि नीचे से धक्का मारता है। समझ रहे हो, ये चीज है बच्चों। P2 माइनस P1 HDG हमने निकाल दिया बच्चों। अब इससे निष्कर्ष निकला कि जो द्रव के अंदर जो दाबांतर है
दो बिंदुओं के बीच का जो दाबांतर है, दाब का अंतर है, वो किस किस पर निर्भर करता है बच्चों? बिंदुओं की दूरी कितना है, एच का मतलब है दूरी, है ना, सतह पर दूरी कितना है, ऊंचाई कितना है, यानी ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। डी मतलब घनत्व, द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है, और जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए ऊंचाई ना हो, यदि ऊंचाई ना हो, देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, कोई लॉजिक यहां पे लगाना नहीं है, बस लॉजिक थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है कि आपका P2 माइनस P1 है और एच डी जी, यदि मान लीजिए एक बिंदु P1 यहां है, मतलब दो बिंदु है यार, एक P और Q मान के चलता हूं, और इसके बीच ऊंचाई नहीं है, क्यों? क्योंकि द्रव कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है, तो H का मान यदि 0 है, H का मान यदि 0 है, H का मान यदि 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब P1 बराबर P2 हो जाएगा। यानी संतुलन की स्थिति में द्रव एकदम क्षैतिज में कोई दो बिंदु ले लें तो उन बिंदुओं का जो दाब है वो समान होगा। क्षैतिज में भले गुरुत्व का प्रभाव हो, लेकिन यदि ऊंचाई नहीं है इनमें तो बिंदुओं में जो दाब है बच्चों वो बराबर होगा। कुछ समझ में आया? क्या कहा हमने कि यदि मान लीजिए दो बिंदु कैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा एक बिंदु P ऊपर है, Q नीचे है, ये P1 दाब है, यहां पर बिंदु P ले लो बच्चों, यहां पर Q ले लो, ये बिंदु इस तरीके से हो जाते, क्षैतिज पर हो जाते। तो जब क्षैतिज पर हो जाते तो H का मान 0 हो जाता, और H का मान 0 होता तो फार्मूला में रख देते तो दाबांतर 0 हो जाता। तो जैसे हमने कहा कि P और Q दोनों एक ही क्षैतिज पर हों, यानी ऊंचाई खत्म है, तब ऊंचाई खत्म तो सूत्र HDG उसका मान 0 हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो P1 P2 बराबर हो जाएगा। यानी किसी द्रव के अंदर क्षैतिज रेखा पर जो बिंदु है वहां पर दाब समान होता है। दूसरा कंडीशन, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, गुरुत्व हटा दें, गुरुत्व हटाने का तात्पर्य यह है कि जो आपका ये G है इसको 0 कर दें, तब भी आपका P2 माइनस P1 बराबर 0 आएगा और P2 बराबर P1 हो जाएगा। यानी दो कंडीशन है, या तो बिंदु क्षैतिज पर हो तब उस पर दाब समान होता है, और या तो बच्चों गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, क्योंकि गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है, गुरुत्व का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो भाई जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं पर दाब एक समान रहता है। ध्यान रखिएगा भाई साहब, यदि गुरुत्व है, यहां पर आप देखो, यहां तक ही करना, यहां तक, ये वायुमंडल का सिस्टम अगले लेक्चर से बात करेंगे हम, ये नोट्स में सारा चीज रहता है, जो बच्चे नोट्स लिए हैं वो प्रॉपर पढ़ भी रहे होंगे, है ना, तो नोट्स जरूर ले लें भैया, बढ़िया तैयारी करने के लिए। बाकी चैनल में जितना हो सकता हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य निष्कर्ष से निकला कि जैसे ये ऊर्ध्वाधर है, दाब अलग अलग लग रहे हैं, यदि ऊंचाई खत्म हो जाए, ये बिंदु नीचे ही हो जाए, क्षैतिज पर हो जाए, तो फिर दाब समान होगा। दूसरा, यदि ये ऊर्ध्वाधर में है और इस पर गुरुत्व ना लगे, गुरुत्व यानी पृथ्वी द्वारा आकर्षण ना लगे, तब भी ये आपके दोनों बिंदु पर दाब समान होंगे। ये आपका बच्चों पास्कल का भी नियम है कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, द्रव संतुलित अवस्था में है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो लगने वाला दाब है वो समान होता है। यही तो पास्कल का नियम है, गुरुत्व की उपेक्षा करें, इससे ही तो प्रूव होता है। गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो ऊर्ध्वाधर पर भी बिंदु स्थित है ना, तो भी वहां पर दाब समान होगा। लेकिन यदि गुरुत्व है और ऊर्ध्वाधर है तो फिर वहां पर जी का मान प्रभाव डालेगा। ठीक है बच्चों, हालांकि इसे एक बार समझ में आता ही नहीं है सभी बच्चों को, थोड़ा सा यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से समझ में आने लग जाता है। तो आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस करें, तैयारी करें विधिवत। जो भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें, तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।